नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीसीएस एडुकेयर में। आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इस्तमरारी व्यवस्था यानी कि जमींदारी व्यवस्था, आपका रैयतवारी व्यवस्था और महालवारी व्यवस्था के बारे में। 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि में ये सारी व्यवस्थाएं आती हैं, जिनके कारण भारत में किसानों की जो स्थिति है, गांवों की जो आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। और इस कारण से यह हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन व्यवस्थाओं के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे परीक्षाओं में भी इनसे डायरेक्ट सवाल आते हैं और मेंस में भी इनसे सवाल बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हम लोगों ने पहले पढ़ा है दोस्तों कि 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब मीर कासिम से कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई थी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है 1760 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर जाफर से कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव की जमींदारी प्राप्त हुई थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स दे दी जाती है। और इसके बाद 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक बंगाल में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया जाता है द्वैध शासन। और द्वैध शासन के दौरान राजस्व की इतने कठोरता से वसूली की जाती है कि 1770 ईस्वी में अकाल के दौरान, बंगाल में जब अकाल पड़ता है और 1/3 जनसंख्या वहां की मारी जाती है, काल के गाल में समा जाती है, फिर भी ब्रिटिश राजस्व जो था, जो कंपनी का राजस्व था, वह बिल्कुल ठीक ठीक जमा होता है, उसमें जरा भी कमी नहीं आती है। तो उस समय तक क्या किया जा रहा था कि जमीन की कोई नपाई नहीं हो रही थी, जमीन का कोई भी माप तोल नहीं हो रहा था और सीधा बोली लगा करके और जमींदारी दे दी जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि 1771 ईस्वी में मुर्शिदाबाद और पटना में आपका कंट्रोलिंग कमेटी की स्थापना की गई। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो 1772 ईस्वी के आसपास जो है, 1771 और 72 के बीच में अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि वो दीवानी जो है या फिर राजस्व जो है वो खुद ही वसूली करेंगे। और इस कारण से 1772 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि जो राष्ट्रीय खजाना था, जहां पर राजस्व जमा होता था, उसको मुर्शिदाबाद से बदल करके और कोलकाता ले आया गया। 1772 में ही पंचशाला बंदोबस्ती भी शुरू की जाती है, जिसके तहत आपका 5 सालों के लिए बोली लगा करके और जमींदारी किसी खास व्यक्ति को दे दी जाती है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको वहां की जमींदारी दे दी जाती है और उसके बाद वहां से भू राजस्व वसूलने का अधिकार उसी बोली लगाने वाले को मिल जाता था। तो ये पंचशाला बंदोबस्ती कहलाती थी। 1777 में यह जो पंचशाला बंदोबस्ती थी, इसको सालाना बंदोबस्ती में बदल दिया जाने लगा। इसका मतलब कि प्रत्येक वर्ष जो है उस जगह, खास पर्टिकुलर जगह की नीलामी होती थी और उस नीलामी में जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, उस इंसान को उस जगह की जमींदारी या फिर राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 1786 ईस्वी में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की जाती है और उसके बाद जो है व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव आता है। और इसी के तहत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है आपका अस्थाई बंदोबस्ती की व्यवस्था की जाती है, जिसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बन के वापस आता है, बंगाल का गवर्नर बन के आता है और उसके बाद जो है यह व्यवस्था चालू हो जाती है, अस्थाई बंदोबस्ती। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अस्थाई बंदोबस्ती के बारे में, यानी कि इस्तमरारी व्यवस्था के बारे में। इस्तमरारी व्यवस्था के बारे में देखें तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, यह हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और 1793 ईस्वी में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था तो यह जॉन शोर की
जॉन सोर के सिद्धांत पर यह आधारित था। ठीक है, दो विद्वान थे, एक जॉन सोर था और एक और विद्वान था, दोनों की अलग अलग राय थी, लेकिन जॉन सोर का जो सिद्धांत था उसको अपना करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 सालों के लिए यह अस्थायी व्यवस्था कर दी थी 1793 में, और इसीलिए इसको अस्थायी बंदोबस्ती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्व जो था वह अस्थायी कर दिया गया था। वह हम लोग देखेंगे कि राजस्व क्या था। आगे देखते हैं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक, ये वो क्षेत्र थे 19% ब्रिटिशकालीन भारत का, ब्रिटिश शासित भारत का 19% भाग जो था वहां पर अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी। और कहां कहां लागू की गई थी, तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, उत्तरी कर्नाटक हो गया और फिर बंगाल आपका हो गया। ठीक है, तो इन जगहों पर इस्तमरारी यानी कि अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इस समय भूमि पर जो था, भूमि पर स्वामित्व किसका हुआ करता था, जमींदार का स्वामित्व हुआ करता था, अर्थात वो भूमि को बेच भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था। ठीक है, और अगर वो मर जाता था, जमींदार अगर मर जाता था तो उसकी जमीन जो है उसके उत्तराधिकारियों में बराबर बराबर बांट दी जाती थी। जैसे बाकी चल संपत्तियां बांटी जाती थी उसी प्रकार से जमीन को भी बांट दिया जाता था। यानी कि यहां पर भूस्वामित्व का अधिकार जो था वह परंपरागत कर दिया गया था या फिर वंशानुगत कर दिया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बराबर पूछा जाता है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, और यहां पर कर की जो दर थी वह 10 सालों तक अस्थाई रखी गई थी, इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्ती भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं तो जॉन सोर के सिद्धांत पर आधारित था, यह मैंने बता ही दिया। लगान का 10/11 भाग यानी कि 89% भाग जो था वह कंपनी को जाता था, जबकि 1/11 भाग यानी कि 11% भाग, लगभग 11% होता है, तो लगभग 11% भाग जो था वह जमींदारों को प्राप्त होता था। ठीक है, यह जो था आपका निर्धारित किया गया था अस्थायी बंदोबस्ती में। भूस्वामित्व जो था वो परंपरागत या वंशानुगत हो गया था, यह मैंने बता ही दिया। इसके अलावा 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून लागू किया गया था। 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून लाया गया था, जिसके तहत क्या होता था कि जैसे लगान वसूली की एक तिथि है, मतलब जमींदारों को अपना जो राजस्व है वो कंपनी को देने के लिए एक तिथि है, उस तिथि के सूर्यास्त तक, मतलब मान लिया कि आज की जो तिथि है, आज सूर्यास्त तक का समय है कि भैया आपको राजस्व जमा कर देना है। अगर आप आज सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं करते हैं तो आपसे आपकी भूमि का स्वामित्व छीन लिया जाता था। इसी को कहा जाता था सूर्यास्त कानून, जो कि 1794 ईस्वी में लाया गया था। अब हम देखते हैं तो भू राजस्व जो था वह 3,75,00,000 वसूलना था, 3,75,00,000 वसूलना था, लेकिन जो जमींदार थे वह 13 करोड़ राजस्व वसूला करते थे। अब सोचिए 3,75,00,000 टोटल राजस्व वसूलना था और उसमें आपका 10/11 भाग कंपनी को देना था, लेकिन जमींदार कितना वसूलते थे, 13 करोड़ रुपए। अब सोच सकते हैं कि जमींदार कितने ज्यादा समृद्ध होते जा रहे थे और किसान कितने ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। इस व्यवस्था में किसानों से जबरन इतनी ज्यादा वसूली की जा रही थी कि उनका जो आर्थिक स्थिति था वो बहुत ही बदहाल हो चुका था। तो यह था आपका अस्थायी बंदोबस्ती। अब इसके उद्देश्य क्या थे, इसके सकारात्मक परिणाम क्या हुए, नकारात्मक परिणाम क्या हुए, यह मेंस का टॉपिक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो कोई आएगा, वैसे ये मेंस वाले वीडियो जो है वो बाद में आएंगे, पीटी का पहले कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आएंगे। तो उस वीडियो में हम लोग मेंस का जो टॉपिक है कि इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक उद्देश्य क्या था, राजनीतिक उद्देश्य क्या था, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हुए, नकारात्मक प्रभाव क्या हुए, यह सब मेंस का टॉपिक है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं रैयतवारी व्यवस्था के बारे में। जैसे हम लोगों ने देखा इस्तमरारी व्यवस्था में जो राजस्व वसूलने का अधिकार था वो जमींदारों को दे दिया गया था, तो यहाँ पर क्या किया गया कि कोई भी बिचौलिया नहीं रखा गया, मतलब कंपनी जो है वो डायरेक्ट किसानों को ही भू स्वामित्व दे दी, यानी कि भूमि पर जो स्वामित्व का अधिकार होगा वह किसानों का होगा और किसान जो है वो डायरेक्ट, किसान जो है उनको रैयत माना जाएगा और वो डायरेक्ट जो है राजस्व किसको देंगे या टैक्स किसको देंगे,
कंपनी को देंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बिचौलिया नहीं रखा गया था। तो भू स्वामित्व का अधिकार जो था वह किसानों के पास था, यानी कि वो किसान जो थे वो जमीन को बेच भी सकते थे और जमीन को गिरवी रख के उसके बदले ऋण भी प्राप्त कर सकते थे। तो यह व्यवस्था थी जो थी वह आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी। और यहाँ पर यह याद रखना जरूरी है कि 1792 ईस्वी में 1792 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने यह व्यवस्था लागू की थी। और किन किन स्थानों पर लागू की थी यह भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत जितने क्षेत्र थे, कंपनी के अधीन जितने क्षेत्र थे, उनमें सबसे अधिक क्षेत्र पर मतलब 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू की गई थी। और ये कहां लागू की गई थी? तो मद्रास, बंबई, असम एवं दक्कन क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी बंगाल में भी इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो ये क्षेत्र जरूर याद रखिएगा। 51% जो है वो याद रखिएगा। इसमें मैंने बता दिया आपको कि भूमि पर किसानों का अधिकार होता था। कर की दर जो थी यहाँ पर 33% से 55% हुआ करती थी। 33% से 55% यहाँ पर कर की दर हुआ करती थी, यह भी याद रखिएगा। पहली बार जो यह व्यवस्था थी वह 12 महल जिला तमिलनाडु में लागू की गई थी। मतलब तमिलनाडु के अंतर्गत, तमिलनाडु यानी मद्रास मान सकते हैं, मद्रास में 12 महल नाम का जो जिला था वहां पर यह सबसे पहले कैप्टन रीड के द्वारा लागू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, 1820 में इसे मद्रास में लागू किया गया था और इसको लागू करने के लिए जो है मुनरो को मद्रास का गवर्नर बना करके भेजा गया था, यह भी याद रखिएगा। 1825 ईस्वी में यह बंबई में लागू हो गया और उसके बाद 1858 ईस्वी तक आते आते यह व्यवस्था पूरे दक्कन में छा गई थी। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या थी? तो बहुत सारी विशेषताएं मैंने बता दिया है कि कोई बिचौलिया नहीं था। किसान जो है वह भूमि की बिक्री कर सकता था या फिर गिरवी रख करके उस पर ऋण प्राप्त कर सकता था। लगान अदायगी न होने पर, मतलब यदि किसान लगान अदा नहीं कर पाता था तो उसका भूमि जो है वह जब्त कर लिया जाता था, यह भी इसकी एक विशेषता थी। इसके अलावा क्या था? तो प्रत्येक 30 वर्ष के बाद लगान अदायगी की समीक्षा करनी थी। ठीक है, तो 30 वर्ष के बाद लगान अदायगी की समीक्षा करनी थी, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा राजस्व जो होता था वह उपज का 1/2 भाग हुआ करता था। 33 से 51% मैंने बताया था, तो 1/2 भाग मान के चल सकते हैं। 1/2 भाग जो था वह राजस्व लिया जाता था इसके तहत। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। इसमें क्या होता था कि भू स्वामित्व का अधिकार जो था वह तो किसानों के पास ही था, लेकिन राजस्व वसूली किससे की जाती थी? किसानों से नहीं की जा सकती थी। राजस्व वसूली गांव से की जाती थी या फिर महाल से की जाती थी। बहुत सारे किसानों को मिलाकर के एक गांव बनता था और एक गांव या फिर एक महाल बनता था और उसी महाल की जिम्मेदारी थी राजस्व देने की। ठीक है, जबकि भू स्वामित्व का अधिकार जो था यहाँ पर भी किसानों के पास ही था। किसान उसको बेच सकते थे, उसको गिरवी रख करके उस पर ऋण प्राप्त कर सकते थे, यह सब व्यवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पर महाल आधारित व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था दोनों को मिला करके जो व्यवस्था बनाई गई थी उसको महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 1822 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी ने यह व्यवस्था जो है वह इसकी शुरुआत की थी, इसको लागू किया था। ठीक है, 1820 में ही उसने इस व्यवस्था का प्रतिपादन कर दिया था, लेकिन 1822 ईस्वी में यह कानूनी रूप ले सका था। तो महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता यदि किसी को कहा जाएगा तो वह हाल्ट मैकेंजी को कहा जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था 30% भाग पर। मतलब ब्रिटिश सत्ता के मतलब कंपनी के तहत, कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र भारत में थे उनमें 30% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू की गई थी, याद रखिएगा। तो पहले स्थान पर सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था, और उसके बाद जो थी वो महालवाड़ी व्यवस्था, और सबसे कम यानी कि 19% क्षेत्र पर जो थी वह स्तंभराड़ी व्यवस्था या फिर अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी, याद रखिएगा। अब भूमि पर गांव या महाल का अधिकार होता था, यह मैंने बता दिया। ठीक है, कर की दर जो थी यहाँ पर 60% थी, याद रखिएगा। वहां पर मैंने बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था में 33 से 51% और यहाँ पर जो है वो बढ़ करके 60% हो गया था। ठीक है,
महाल व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था को मिला करके यह व्यवस्था बनाया गया था, यह भी मैंने बता दिया। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के नेतृत्व में यह व्यवस्था, मतलब इस व्यवस्था को लागू जो किया था वह मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने सबसे पहली बार किया था, और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस व्यवस्था को लागू किया था। इसीलिए कहा जाता है कि 1833 में जो है मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के नेतृत्व में यह व्यवस्था जो है वह अपने असल रूप में, अपने व्यवस्थित रूप में सामने आ पाया था। तो याद रखिएगा, इनका भी नाम याद रखिएगा, यदि ऑप्शन में देता है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है। 1837 ईस्वी में कृषि का खर्च निकाल करके 2/3 राजस्व जो था वसूला जाता था। ठीक है, 1833 में, जबकि इसको 1837 में ये 1837 की व्यवस्था है, जिसे 1855 ईस्वी में 2/3 से कम करके 1/2 कर दिया गया था। मतलब 2/3 से घटा करके अब आधा भाग लिया जाता था राजस्व के रूप में। ठीक है, 1855 में आधा कर दिया, 1837 में जो था वह 2/3 यानी कि 2/3 हुआ करता था। याद रखिएगा, पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों एवं पंजियों का प्रयोग यहां पर किया गया था। किस व्यवस्था में सबसे पहली बार राजस्व तय करने के लिए मानचित्रों या पंजियों का उपयोग किया गया? यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। मार्टिन बर्ड को जो है उत्तर भारत की भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महालवाड़ी व्यवस्था को उत्तर भारत में सबसे पहले लागू इसी ने व्यवस्थित रूप में किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा भूमि बेचने या फिर उस पर ऋण लेने का अधिकार किसानों को था, यह मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो यह जो है हम लोगों ने एक कंपैरिजन के रूप में कंपैरिजन करते हुए हम लोगों ने तीनों व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। इस्तमरारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्ती के बारे में भी पढ़ा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी पढ़ाई की। ठीक है, अब इसके बारे में जो विस्तृत डिटेल्ड में पढ़ना है मेंस में, वह हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे तीनों व्यवस्थाओं का उद्देश्य, फिर उनका सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। वैसे तीनों व्यवस्थाओं का प्रभाव जो है वो अलग अलग पड़ा, और तीनों ही व्यवस्थाओं से भारत में किसानों की स्थिति जो थी वह आर्थिक रूप से दयनीय हो गई थी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के कारण पढ़ेंगे, विभिन्न विद्वानों का इस क्रांति के बारे में जो मत है उसको पढ़ेंगे। कुछ ने सब स्वतंत्रता संग्राम कहा है, कुछ ने इसको क्रांति की संज्ञा दी है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि आपके ज्ञान में थोड़ी बहुत भी वृद्धि हुई है तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल का आइकॉन दबा दीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए बस इतना ही कहूँगा कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिर भी मास्क जरूर लगाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन कीजिएगा, सैनिटाइजर का भी जरूर उपयोग कीजिएगा, और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन भी जरूर से जरूर लीजिएगा। और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की ही जिम्मेदारी है कि अफवाहों से लोगों को सावधान करें, जागरूक करें और उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाएं। तो इस काम में भी आप सरकार का योगदान जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।